नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। आज हम चर्चा करेंगे न्यायिक जवाबदेही और अनुशासन के बारे में। अभी हाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय से कुछ विचलित करने वाली खबरें आई हैं। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने एमबीबीएस परीक्षा में हुए कथित घोटाले की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को निर्देश दिया। इसके तुरंत बाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ यानी 2 जजों की पीठ, जिसमें जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस उदय कुमार थे, उस पीठ ने तुरंत जस्टिस गंगोपाध्याय के फैसले पर रोक लगा दी। बाद में फिर जब नियमित रूप से वो मामला न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की अदालत में आया, तो जस्टिस गंगोपाध्याय ने खंडपीठ के फैसले को मानने से इनकार करते हुए कहा कि ये फैसला पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि ओरल सबमिशन यानी मौखिक प्रार्थना के आधार पे ये निर्देश दिया गया है। कोई अपील नियमित तरीके से नहीं की गई थी और इसलिए ऐसा करना पूरी तरह से अवैध है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि न्यायमूर्ति सौमेन सेन एक विशेष राजनीतिक दल की मदद के लिए ऐसा कर रहे हैं। इस पर एडवोकेट जनरल ने, जो राज्य सरकार की ओर से वहां उपस्थित थे, उन्होंने तंज कसा के आपको यानी जस्टिस गंगोपाध्याय को अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलेगा। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जज एक दूसरे के ऊपर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं और जज के ऊपर महाधिवक्ता का ये आरोप है। यानी लगता है जैसे कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित होकर फैसले दिए जा रहे हैं, ऐसा कहना है एक जज का। और उन्होंने इसके पहले भी कुछ आरोप दूसरे जजों पर लगाए थे। हालांकि आज उन सारे विवादों में हम नहीं जाएंगे। अभी देखा गया है कि फरवरी 2021 से जस्टिस गंगोपाध्याय लगातार ऐसे निर्देश दे रहे हैं जिससे राज्य सरकार को परेशानी हुई है। उसमें एक बहुत प्रमुख है टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम यानी शिक्षक नियुक्ति घोटाला। उसमें वहां के शिक्षा मंत्री जो उस समय थे, पार्थो चैटर्जी, को जेल जाना पड़ा। कुछ विधायक, 2 विधायक जेल गए। तृणमूल कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता जेल गए। वैसे वहाँ कई घोटालों में कई वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों, विधायकों को जेल हुई है, लेकिन उन घोटालों और विवादों में जाने का भी हमारा कोई विचार नहीं है। हम तो न्यायिक जवाबदेही के बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई जज निर्देश देता है सीबीआई को, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि अगर ये आती है, इस तरह की प्रार्थना याचिका दायर होती है और उसमें प्रमाण दिए जाते हैं, तो सामान्य तौर पे अदालत इस तरह का फैसला देती है। लेकिन अब जब आरोप लगते हैं कि आप किसी खास नियत से इस तरह के निर्देश दे रहे हैं, तो फिर वो चिंता की बात होती है। इसमें कई सवाल उभरते हैं। पहली बात यह है कि खंडपीठ ने मौखिक आदेश पे जो है स्थगन दे दिया और जस्टिस गंगोपाध्याय जो है वो टिप्पणी कर रहे हैं। अब ये सारा विवाद इतना बढ़ गया कि 29 जनवरी को उच्चतम न्यायालय ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस यानी स्वतः संज्ञान लिया पूरे मामले का, और ये इस मामले को स्थानांतरित कर दिया अपने पास। यानी अब इस पे सुप्रीम कोर्ट खुद विचार करेगा और 5 जजों की एक संविधान पीठ बना दी गई है जो इस पूरे मामले पर फैसला सुनाएगी। अब सवाल ये है कि खंडपीठ के फैसले को एकल पीठ नहीं मानती, किस तरह का ये जो है सो न्यायिक अनुशासन है। और दूसरी बात ये है कि मौखिक अनुरोध पे, ओरल सबमिशन पे जो है सो राहत दी जाती है, ये भी अजीब बात है। लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपको कई घटनाओं और कई फैसलों के बारे में बताऊँगा जब इस तरह के फैसले आते हैं, और वो फैसले जो हैं हैरान भी करते हैं। जैसे 6 मई 2015 को जब सलमान खान को हिट एंड रन मामले में जिला अदालत द्वारा 5 साल के सश्रम कारावास की सजा हुई, तो उसके 3 घंटे बाद मुंबई उच्च न्यायालय, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस पर स्थगन आदेश पारित किया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि उस समय तक जिला अदालत के फैसले की कॉपी भी उपलब्ध नहीं हो पाई थी और अदालत का समय समाप्त हो गया था। लेकिन चूंकि सलमान खान एक बड़े आदमी हैं, इसलिए उनके ओर से बड़े-बड़े वकील हाई कोर्ट में पहुंच गए और उन्होंने निवेदन किया कि अदालत थोड़ी देर इंतजार करे। और उसके बाद जो है सो उसी तरह से ओरल सबमिशन के आधार पे सलमान खान को राहत मिल गई, उनको जेल नहीं भेजा गया और अंत में जो है कुछ समय के बाद उनको 10 दिसंबर 2015 को उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से बरी कर दिया। इसमें एक और भी हैरान करने वाली घटना हुई थी, और वो ये है कि उस मामले में जो मुख्य गवाह थे रविंद्र पाटिल, उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ। वो जब
ये घटना हुई थी 28 सितंबर 2002 को हिट एंड रन का मामला था। उसमें रविंद्र पाटिल उनके निजी सुरक्षा गार्ड थे और वो कार में बैठे हुए थे जब ये दुर्घटना हुई थी और उन्होंने ये बयान दिया था कि हाँ, सलमान खान खुद गाड़ी चला रहे थे और अल्कोहल के नशे में गाड़ी चला रहे थे। उन पर बहुत दबाव डाला गया कि आप अपने बयान को वापस लीजिए, लेकिन रविंद्र पाटिल ने अपने बयान को वापस नहीं लिया। फिर कई उन पर आरोप लगाए गए और उनको जेल भेज दिया गया, जहां दुर्दांत अपराधियों के साथ रहना पड़ा। बाद में जब छूटे तो उनको मुंबई की सड़कों पे भीख मांगते हुए देखा गया और कुछ दिनों के बाद तपेदिक यानी टीबी से उनकी मौत हो गई। उनको अपने परिवार ने भी छोड़ दिया था और उनकी लाश को भी लेने कोई नहीं आया। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठा था कि अगर कोई सत्य पे खड़ा रहता है तो क्या उसके साथ इस तरह का व्यवहार होता है? इस तरह की कई घटनाएँ हैं। फिर उसके तुरंत बाद जब जब सलमान खान को राहत दी गई बॉम्बे हाई कोर्ट से, उसके तुरंत बाद कर्नाटक तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता को भी कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत मिली थी एक डीए केस में, यानी आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में। उसमें वह व्यक्ति थीं और उस मामले के विचारण के लिए ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसे तमिलनाडु से बाहर कर्नाटक भेजा गया था और जिला अदालत ने निचली अदालत ने फैसला सुनाया था जिसमें उनको 4 साल के सश्रम कारावास की सजा दी गई थी और 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी ठोका गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद आनंद-फानंद उच्च न्यायालय से उनको राहत मिल गई थी। तो ऐसे कई मामले हैं जिसमें जो वीआईपी होते हैं उसमें देखते हैं कि जो है राहत मिल जाती है और कलकत्ता में जो हुआ, वो भी ऐसा ही था कि तुरंत बिना किसी जो है लिखित अपील के राहत दे दी गई थी एक ओरल सबमिशन पे। तो ये बात है कि कोई अनुशासन है कि नहीं, कोई नियम है कि नहीं, एक के लिए एक तरह का व्यवहार, दूसरे के लिए दूसरे तरह का व्यवहार। एक कहा जाता है कि न्यायपालिका को जो फैसला होता है वो बाध्यकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून तय करती है, इसलिए उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए कि कानून ये है, क्योंकि कानून की व्याख्या जो है अंतिम रूप लेती है सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के ज़रिए। वैसे तो जितने भी अदालत हैं, उन सब के आदेश जो हैं वो बाध्य होते हैं, लेकिन कहता है कि कानून सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया जाता है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की भी जितनी पीठें हैं, वो अलग-अलग फैसले सुना रही हैं और एक पीठ जो है दूसरी पीठ के फैसले को मानने को तैयार नहीं है। यानी प्रिंसिपल ऑफ स्टारे डिसीज़िस जो कहते हैं प्रेसिडेंट जो है बाइंडिंग है, यानी पूर्व के फैसले जो हैं वो बाध्यकारी होते हैं। अगर 2 या 3 जज की पीठ एक फैसला सुनाती है, तो उसको केवल उससे बड़ी पीठ यानी जैसे 5 जजों की संविधान पीठ या उससे अधिक संख्या के जजों की संविधान पीठ जो है उस फैसले की समीक्षा कर सकती है, उसे बदल सकती है। लेकिन उसी तरह की दूसरी जो है खंडपीठ जो है 2 या 3 जजों की पीठ जो है उस फैसले को नहीं बदल सकती, यानी उसका फैसला जो है वो मान्य होता है। लेकिन हम आपको कुछ उदाहरण देंगे जिसमें कि इस तरह की बातें जो है सो नहीं मानी गई। जैसे 21 फरवरी 2015 को 3 जजों की एक पीठ थी जिसके अध्यक्ष थे जस्टिस मदन बी लोकुर। उन्होंने कहा कि इसके पहले जो एक 3 जजों की पीठ का फैसला है जिसमें धारा 24 जो है वो राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, उसकी धारा 24 की व्याख्या जो पहले की 3 जजों की पीठ ने की है, वो अमान्य है। वो जो पहले की पीठ थी वो थी इंदौर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन केस में जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने वो फैसला दिया था। लेकिन जस्टिस लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वो मान्य है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को नहीं माने। वो इंदौर डेवलपमेंट केस जो मैंने कहा कि जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ थी, उसने उसके पहले भी एक 3 जजों की पीठ का फैसला आया था पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, उसको अमान्य कर दिया था। तो ये बड़ी एक विचित्र बात है, लेकिन पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की उस पीठ में जस्टिस लोकुर थे, बाद में जस्टिस मिश्रा ने उसको अमान्य कर दिया, फिर जस्टिस मिश्रा के उसकी पीठ वाली फैसले को जस्टिस लोकुर वाली पीठ ने फिर से मानने से इनकार कर दिया। तो बड़ी विचित्र स्थिति देखने को मिल रही है कि आखिर कोई अनुशासन है कि नहीं और कानून है तो फिर क्या है? आखिर दूसरी पीठ या जो देश के इतने उच्च न्यायालय हैं या फिर जो निचली अदालत है, वो किस फैसले को माने? क्योंकि कानून की एक जो ज़रूरी शर्त है, अनिवार्य शर्त है, वो ये कि उसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कानून क्या है। इसी तरह से सुब्रमण्यम स्वामी बनाम डायरेक्टर सीबीआई मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की धारा 6 को निरस्त कर दिया। इसी जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई का गठन हुआ है और उसकी धारा 6 ये कहती है कि जो सरकार के अधिकारी संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के रैंक के हैं, उनके खिलाफ किसी तरह का अभियोजन प्रोसिक्यूशन चलाने के पहले जो है वरिष्ठ अधिकारी यानी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं, जो उनको नियुक्त करते हैं, यानी सरकार से जो है अनुमति लेनी पड़ेगी। साथ ही सीआरपीसी के की धारा 197 में प्रावधान है कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के पहले सरकार की अनुमति चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो जो धारा 6 उसको खत्म कर दिया और ये भी सवाल उठा कि अंग्रेज़ों ने जो बनाया था आईपीसी, सीआरपीसी तो उनको तो एक अलग उनका उद्देश्य था, वो शासन करने आए थे। सेक्शन 197 जो है सीआरपीसी की वैसी कोई धारा ब्रिटेन में नहीं थी। लेकिन यहाँ किया गया कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा करने के लिए जो है सरकार की अनुमति चाहिए। तो इस पे सवाल उठाया और उन्होंने ख़ास करके ये जो है जो सेक्शन 6 है, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी और उनसे ऊपर के लिए प्रावधान किए गए हैं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही घोटाले में एक डिप्टी सेक्रेटरी अगर अभियुक्त है, तो उस पे मुकदमा हो जाएगा, एक जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी है, तो उस पर नहीं होगा, सरकार की अनुमति चाहिए। तो उसने उसको निरस्त कर दिया, लेकिन बाद में जो है ये एक नारायण स्वामी के मामले में एक खंडपीठ, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने जो है उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और उसने कहा कि नहीं, अनुमति मिलने के बाद ही जो है सो मुकदमा चलाया जाएगा जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारी पे। तो ये देखने में आता है, ऐसे हम आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन कम समय में सारे उदाहरण देना संभव नहीं है कि जो जुडिशियल कलेक्टिविज़्म होना चाहिए, जो न्यायिक सामूहिकता होनी चाहिए, उसका पूरी तरह से क्षरण हो रहा है, इरोज़न ऑफ जुडिशियल कलेक्टिविज़्म और इस कारण से अनिश्चितता होती है, अनिश्चितता के कारण कई मामले दायर होते हैं। आपको एक और उदाहरण दे दें, जहाँ ये पता ही नहीं चल पाता कि आखिर फैसला क्या है। जैसे अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं, उनको संविधान के अनुच्छेद 30 में अधिकार दिया गया है कि वो शैक्षणिक संस्थान स्थापित करें, उसको अपने ढंग से चलाएँ, राइट टू एडमिनिस्टर, द राइट टू फ्रीडम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसको कहते हैं कि वो अपने ढंग से चलाएँ। इस पर बहुत दिनों से विवाद चल रहा था। उन्नी कृष्णन मामले में जो है सो एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला आया था, जिसमें ये कहा गया कि शिक्षा का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है और इस तरह से जो है सो कोई भी संस्थान जो है, चाहे भले ही वो अल्पसंख्यकों द्वारा ही हो, उसको भी जो है इसका ख़्याल रखना पड़ेगा और उसमें कोटा तय किया जा सकता है। लेकिन जब विवाद बहुत बढ़ा तो 11 जजों की एक खंडपीठ बनाई गई टीएमए पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटका में और उसमें ये फैसला दिया गया कि ये जो है सो अनुच्छेद 1 जी में जो ऑक्यूपेशन है, राइट टू ऑक्यूपेशन, हम किसी तरह का व्यवसाय कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसमें शिक्षा भी आता है, शिक्षण संस्थान कोई खोल सकता है और इसमें सरकार की दखलअंदाज़ी नहीं होनी चाहिए। कुछ हद तक थोड़ा बहुत उसमें कहा गया कि हाँ, सरकार जो है नियंत्रित कर सकती है, लेकिन ज़्यादा उसपे सरकार की दखलअंदाज़ी को जो है सो नहीं सुप्रीम कोर्ट ने माना था। लेकिन उसमें पता नहीं उसको लेकर के इतने जो है सो विवाद हुए, इतना जो है लोगों के मन में संशय था और हर राज्य ने अपने-अपने ढंग से उसको लागू करना शुरू कर दिया। इसके बावजूद बहुत जगह जो है सो जहाँ ऐसे संस्थान थे जिनको सरकारी अनुदान मिल रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा कोटा तय कर दिया गया। उसके जो है सो फ़ी स्ट्रक्चर को भी सरकार नियंत्रित करने लगी, तो मामला जो है इतना विवादास्पद हो गया और इस तरह से उसने तूल पकड़ा के टीएमए पाई फाउंडेशन की 11 जज की पीठ का सार क्या है उस फैसले का, रेशियो डेसिडेंडी क्या है, इसको पता करने के लिए, इसको जानने के लिए एक 5 जजों की संविधान पीठ बनाई गई इस्लामिक एकेडमी में और 5 जजों की पीठ ने जो है सो व्याख्या के नाम पर उस फैसले के पूरे सार को बदल दिया और उसने फिर से जो कोटा और तमाम चीज़ें हैं, फ़ी स्ट्रक्चर उस सबको जो है वैध ठहरा दिया। फिर इस पर विवाद हुआ और फिर उसके बाद एक 7 जजों की पीठ बनाई गई पीए इनामदार के केस में कि टीएमए पाई फाउंडेशन के केस में जो फैसला है वो क्या है। तो उसने फिर से जो है उसको हटा कर दिया कि नहीं, इस तरह से कोटा नहीं हो सकता है। तो बात ये है कि
जो सर्टेनिटी लॉ होनी चाहिए वो हम देख रहे हैं कि नहीं है। दूसरा मुद्दा जो कलकत्ता में टिप्पणियों के आधार पे आया कि एक विशेष राजनीतिक दल की मदद कर रहे हैं जस्टिस सोमेन सेन, जैसा कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने कहा, या जैसा कि एडवोकेट जनरल ने कहा कि जस्टिस गंगोपाध्याय भी एक विशेष दल की मदद कर रहे हैं और उसकी तरफ से उनको टिकट मिलेगा। ये बहुत पुरानी बहस है कि जजों जब उन उनकी सेवानिवृत्ति होती है तो कोई पद दिया जाना चाहिए कि नहीं। और ये भी कहा जाता है कि खास करके जब अवकाश ग्रहण का समय नज़दीक आता है, तो उस समय ऐसे फैसले दिए जाते हैं, ताकि अवकाश ग्रहण करने के बाद उनको सरकार की ओर से कुछ मिल सके। राज्यसभा में तो एक बार अरुण जेटली ने खुल्लम-खुल्ला कहा था कि प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पोस्ट रिटायरमेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ जॉब्स, कि हम जो जज सेवानिवृत्ति के पहले फैसले देते हैं, वो उसको ध्यान में रख कर के देते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद उनको कौन-सा पद मिल सकता है। जॉर्ज एच. गैट बॉयस ने इस पे बड़ा शोध किया और 1950 से लेके 1989 तक जजों के पूरे प्रोफाइल का अध्ययन करके उन्होंने कहा कि जो भी जज हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला दिया, उनको अवकाश ग्रहण करने के बाद कोई पद नहीं दिया गया, लेकिन ऐसे जज जिन्होंने सरकार की मदद की, उनको कई पद दिए गए। जस्टिस पीवी गजेंद्र गढ़कर एक साथ कई आयोग और सरकारी संस्थानों के अध्यक्ष बने रहे। उसके बाद जेएल कपूर हैं, उनको भी ऐसे 5 सरकारी संस्थाओं और आयोगों में अध्यक्ष बनाया गया। तो इस तरह कई उदाहरण उन्होंने दिए हैं। केशवानंद भारती जो बड़ा ही मशहूर केस है और जो अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ है 13 जजों की। 1973 में 24 अप्रैल को उसका फैसला आया था और जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन, यानी संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है, ये क्रांतिकारी फैसला आया था। उसमें जिन 7 जजों ने ये फैसला दिया कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनअल्टरेबल, उसको हम नहीं बदल सकते हैं, उनको कोई भी पद सरकार ने नहीं दिया। लेकिन बाद में जनता पार्टी की सरकार जब आई तो उनको भी पद दिए गए। तो ये सारी बातें हैं और कई बार फैसलों के आधार पे तो देखा गया है कि 1973 में और फिर उसके बाद 1976 में जजों का सुपरसेशन भी हुआ, क्योंकि जब केशवानंद भारती का फैसला आया उसके बाद 3 जजों को अवक्रमित करते हुए जस्टिस एएन रे को बना दिया गया था भारत का मुख्य न्यायाधीश, और 3 वरिष्ठ जज जो थे जस्टिस शेलर, जस्टिस हेगड़े और जस्टिस ग्रोवर, ये इन तीनों ने इस्तीफे दे दिए थे। और उसी तरह से 1976 में जब हैबियस कॉर्पस मामले में फैसला आया, जिसमें 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि हाँ, जो जीवन का अधिकार है वो भी आपातकाल के दरमियान निलंबित रह जाता है, लेकिन एक जज थे जस्टिस आचार खन्ना जिन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। राइट टू लाइफ कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो वो सबसे वरिष्ठ जज थे और अगला मुख्य न्यायाधीश उनको होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाए और जस्टिस एमएच बेग को जो है सो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो लगातार 2 बार जो है सुपरसेशन के मामले आए थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीति में जाना या राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति अगर न्यायपालिका में आता है तो क्या ये बहुत गलत है? इसमें बात साफ है कि ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। ये इसमें ऐसा नहीं है कि कोई राजनीति में है तो बहुत खराब हो जाता है या बाद में राजनीति में चला गया वो बहुत खराब होता है। लेकिन ये माना जाता है कि अगर सेवानिवृत्ति के बाद पद दिए जाते हैं या कोई पद लेता है तो उसमें उस पे सवाल उठते हैं। वैसे वी आर कृष्ण अय्यर थे, वो जज बनने के पहले केरल में नंबूदरी-पात की सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन बाद में वो हाई कोर्ट जज बने और फिर वो सुप्रीम कोर्ट भी आए। उनको सुप्रीम कोर्ट लाने के खिलाफ थे जस्टिस एसएम सीकरी जो चीफ जस्टिस थे, क्योंकि वो कहते थे कि इस आदमी का तो बड़ा ही राजनीतिक इतिहास रहा है, अब इतना जिसका एक्टिव पॉलिटिकल करियर हो उसको सुप्रीम कोर्ट लाना सही नहीं होगा, लेकिन उसमें तो जस्टिस एन रे ही ने ही उनकी मदद की थी कि नहीं वो अच्छे हैं। और बाद में जस्टिस बी आर कृष्ण अय्यर अब तक जितने जज हुए उनमें माना जाता है कि बेहतरीन जजों में एक थे। कुछ ऐसे जज थे जो पहले सांसद रहे, जैसे जस्टिस बहरुल इस्लाम, वो पहले सांसद हुए, फिर वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जज उनको बनाया गया, फिर वहाँ वो मुख्य न्यायाधीश हुए। वहाँ से उनकी सेवानिवृत्ति हो गई, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद जो है उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को कोऑपरेटिव घोटाले मामले में राहत दी और उसके तुरंत बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर वो कांग्रेस पार्टी में चले गए और उनको सांसद बनाया गया। जस्टिस के एस हेगड़े हैं, वो पहले राज्यसभा के सदस्य थे,
1952 से 57 तक, उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनको हाई कोर्ट जज बनाया गया, फिर 1967 में वो सुप्रीम कोर्ट जज बन कर के आए। लेकिन जब उनका सुपरसेशन हो गया, वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाए, जैसा मैंने पहले कहा था कि 3 जजों को अवक्रमित करके जस्टिस एएन रे को बनाया गया था। तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और 3 जो इस्तीफ़ा देने वाले जज थे, उनमें एक वो भी थे। लेकिन बाद में उनको फिर जनता पार्टी की सरकार ने लोकसभा का अध्यक्ष भी बना दिया था। तो सवाल ये है कि ये व्यक्ति के चरित्र पे निर्भर करता है कि कौन किस रूप में आचरण करता है, लेकिन जज के रूप में इतना पक्का है कि उसको निष्पक्ष होना है और केवल निष्पक्ष होना ही नहीं है, बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत तमाम उदाहरण हैं जिनसे सवाल उठते हैं न्यायपालिका की जवाबदेही के बारे में, और मैंने अपनी 2 पुस्तकों में जुडिशियरी जस्टिस वर्सेस जुडिशियरी, जस्टिस इनथ्रोन्ड और एंटैंगल्ड इन इंडिया, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित है, और जस्टिस ज्यूडिक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, जो कि रॉटलेस से प्रकाशित है। इन मुद्दों पर मैंने विस्तार से विचार किया है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।